स्टडी टेबल में जैसे मैंने हर पेपर के लिए पेपर 1, पेपर 2, पेपर 3 जितने भी पेपर्स है उन सभी पेपर्स के लिए मैंने फाइल बना रखी है। नोट्स आपको यहाँ पे मिल जाएंगे। और जहाँ तक कोई चीज़ ऐड करने की बात होती है, जैसे मान लीजिए मैं ज्योग्राफी में कोई टॉपिक पढ़ रहा हूँ, कुछ नया आर्टिकल आया, सीजीएल का प्रीलिम्स मैंने क्लियर किया हुआ था, एनडीए रिटन एग्ज़ाम क्वालिफाइड किया हूँ, हमारा सीएचएसएल क्लियर हो गया था, बट मैंने अभी ज्वाइन नहीं किया। भरपूर एंजॉय करते हैं। उससे क्या होता है कि एक मिडिल क्लास फैमिली का बच्चा आकर के उनके इन्फ्लुएंस में अपना समय बर्बाद कर देता है। हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टूडेंट। तो अभी हमें ओल्ड राजेंद्र नगर में और अभी हमारे साथ हैं यूपीएससी एस्पिरेंट। तो आज हम जानते हैं इनके स्ट्रगल की जर्नी, साथ में बाजीराम रवि से कोचिंग भी कर रहे हैं, तो बाजीराम रवि से रिलेटेड भी बातें करेंगे और भी तमाम प्रकार की बातें होती हैं, किस प्रकार से टाइम टेबल फॉलो करते हैं, क्या माहौल है अभी ओल्ड राजेंद्र नगर में। मेरा नाम अजीत यादव है और आइए मैं आज अपने रूम की टूर कराता हूँ, कैसे मैं रूम को एडजस्ट किया हुआ हूँ और कैसे हमारी दिनचर्या है डेली लाइफ का। ठीक है, इन सब चीज़ों के बारे में अपन डिस्कस करेंगे। तो जैसा कि आप देख रहे हैं, ये बुक सेल्फ है। यहाँ पे जो भी मटेरियल है हमारे, जैसे कि आप देख रहे होंगे यहाँ पे मंथली मैगज़ीन है और मैं विज़न की भी मैगज़ीन और बाजीराम की मैगज़ीन यूज़ करता हूँ। और ये है, आप घटना चक्र देख सकते हैं, MCQs के लिए लिया हूँ, स्टेट PCS के लिए। और ये मेरा स्टडी टेबल है। स्टडी टेबल में जैसे मैंने हर पेपर के लिए पेपर 1, पेपर 2, पेपर 3 जितने भी पेपर्स है उन सभी पेपर्स के लिए मैंने फाइल बना रखी है। इस फाइल का एक ये फ़ायदा है कि आप इसमें A4 शीट को यूज़ करते हैं अपन, और इसमें कोई भी चीज़ ऐड करना होता है तो आप इसमें ऐड कर सकते हैं। ये सबसे बेनिफिट वाली बात होती है कि करंट अफेयर्स अपडेट करना हो या कोई भी चीज़। अब जैसे ये बाजीराम की मैगज़ीन है, जहाँ पे मैं क्लासेस लेता हूँ, तो मेंस के लिए है, न्यूज़पेपर है, आप देख सकते हैं, जो कि एक बहुत बड़ी बात होती है यूपीएससी एस्पिरेंट के लिए, न्यूज़पेपर को कंटिन्यू करना डेली बेसिस पे। और ये मैप देख सकते हैं और ये जो स्टिकर्स है जो मुझे हमेशा मोटिवेट करते रहते हैं। और मैं थोड़ा सा आस्था में भी विश्वास रखता हूँ, तो इससे मुझे हिम्मत मिलती है और मैं अपने आप को अकेला फील नहीं करता। और ये मेरा रूम है, आप देख सकते हैं, यहाँ पे मैं सोता हूँ और ज़्यादा ठंड होने की वजह से मैं हीटर का भी इस्तेमाल करता हूँ, रूम हीटर है। और ये मेरा बुक सेल्फ है, मैप वगैरह मैंने लगा रखा हुआ है, और एक प्रॉपर वेंटिलेशन भी है, इसका होना बहुत ज़रूरी है। और ये महात्मा गांधी जी का कोट है जो कि हमेशा मुझे इंस्पायर करते रहता है कि आज आपको अपना देखना है, कल अपने आप बेटर होगा, और आज को ऐसे जियो जैसे कि कल हो या ना हो, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। और भीमराव अम्बेडकर जी भी आपको दिख रहे होंगे, लाइफ सो ग्रेटर रादर देन लॉन्ग। लाइफ को अच्छा जीना चाहिए, लंबा जीने का कोई ज़्यादा वैल्यूएबल। आगे वीडियो शुरू करने से पहले आपके लिए इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन। अब आप हिस्ट्री ऑप्शनल की तैयारी प्रेप लैडर के साथ कर सकते हैं। अगर आपने हिस्ट्री ऑप्शनल चूज किया है तो यकीन मानिए दोस्तों, आप प्रेप लैडर के हिस्ट्री ऑप्शनल पैक के साथ अपनी प्रिपरेशन को एक न्यू हाइट दे सकते हैं। इस कोर्स की खास बात है कि ये जो कोर्स है वो हेमंत झा सर के द्वारा पढ़ाया जाएगा। हेमंत झा सर को कौन नहीं जानता है। हेमंत झा सर इंडिया के नंबर 1 फैकल्टी हैं हिस्ट्री के। हिस्ट्री ऑप्शनल पैक का जो ऑप्शन है प्रेप लैडर पर अलग से अवेलेबल है। तो चलिए दोस्तों, अब हम हिस्ट्री ऑप्शनल पैक के अमेजिंग फीचर्स के बारे में बात करते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं वीडियो लेक्चर्स की। तो इसमें आपको हिस्ट्री ऑप्शनल पैक में आपको 150 आवर्स की हाईली इंफॉर्मेटिव एंगेजिंग वीडियो लेक्चर्स मिलेंगे, जो कि कवर करेंगे ऑल एग्जाम्स एंड वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को। इन वीडियो लेक्चर में पेपर 1, पेपर 2 को कॉम्प्रिहेंसिव तरीके से कवर किया गया है। हर वीडियो लेक्चर आपको ड्रीम के पास में ले जाने में मदद करेगा। बात करते हैं इनके नोट्स के बारे में। तो जो रेगुलर नोट्स होते हैं, इनके जो नोट्स होंगे वो बिल्कुल हटकर होंगे। इनके नोट्स कलरफुल एंड हाई क्वालिटी इमेजेस का यूज़ किया गया है, जिससे आपकी प्रिपरेशन और इंटरेस्टिंग हो जाएगी। टेबल, माइंड मैप, फ्लो चार्ट्स का यूज़ किया गया है, जिससे आपकी प्रिपरेशन को ये सिंपल बना देते हैं। टाइम स्टैम्प का यूज़ किया गया है, जिससे आपको कोई टॉपिक समझ नहीं आता है तो आप टाइम स्टैम्प की मदद से वीडियो लेक्चर देख सकते हैं। साथ ही हर टॉपिक पर प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस पेपर को ऐड किया गया है, जिससे आपकी प्रिपरेशन होलिस्टिकली कंप्लीट हो सके। क्वेश्चंस बैंक की बात करें तो हिस्ट्री ऑप्शनल पैक में क्वेश्चंस बैंक को भी इंक्लूड किया गया है। ये क्वेश्चंस बैंक कंप्लीट सिलेबस को कवर करते हैं। साथ ही हाई यील्ड क्वेश्चंस पेपर के साथ मॉडल आंसर को भी इंक्लूड किया गया है। और एक इंपॉर्टेंट बात, ये जो
क्वेश्चंस बैंक और नोट्स हैं वो प्रेप लैडर ऐप पर मार्च से अवेलेबल होंगे। तो दोस्तों अगर आप ये कोर्स परचेस करना चाहते हैं तो आप अगर 27 ऑफ जनवरी से पहले करते हैं तो आपको सीधा 50% का डिस्काउंट मिलेगा फर्स्ट 500 स्टूडेंट्स को। इसका मतलब ये है कि ये कोर्स आपको 10,999 मिलेगा 6 मंथ, साथ ही 1 मंथ की एक्स्ट्रा वैलिडिटी के साथ। तो दोस्तों देरी ना करें, इस कोर्स को परचेस करने के लिए वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक है प्रेप लैडर ऐप का। प्रेप लैडर ऐप डाउनलोड करें और इस कोर्स को आप परचेस कर सकते हैं अपनी प्रिपरेशन को न्यू हाइट देने के लिए। जैसा कि आप देख रहे हैं ये ज्योग्राफी की फाइल मैंने बनाई हुई है और यहाँ पे आप देख सकते हैं जैसे हमें 2-3 टीचर ज्योग्राफी में पढ़ाते हैं तो उसके लिए मैंने बीच में एक सेपरेशन कर रखा हुआ है जिससे अलग अलग टीचर्स के नोट्स आपको यहाँ पे मिल जाएंगे। और जहाँ तक कोई चीज़ ऐड करने की बात होती है, जैसे मान लीजिए मैं ज्योग्राफी में कोई टॉपिक पढ़ रहा हूँ और कुछ नया आर्टिकल आया तो मैं यहाँ से इसको निकाल करके और इसमें मैं ये फूड की सीट लगा करके और वापस इसको मैं पैचअप कर सकता हूँ। तो ये एक अपडेशन के लिए सबसे बड़ा आइटम है। अपना नाम बताइए और एजुकेशन बैकग्राउंड। मेरा नाम अजित यादव है और मैंने ग्रेजुएशन केमिस्ट्री ऑनर्स में कर रखा है और राइट नाउ मैं यूपीएससी की प्रिपरेशन कर रहा हूँ और मैं अभी अपना पहला अटेम्प्ट देने वाला हूँ। ओके, सो अभी तक कोई एग्जाम वगैरह दिए क्या? नहीं सर, अभी मैंने एग्ज़ाम बहुत सारे दे रखे हैं यूपीएससी के अलावा। जैसे मैंने अभी सीजीएल का प्रीलिम्स मैंने क्लियर किया हुआ था, एनडीए रिटन एग्ज़ाम क्वालिफाइड किया हूँ, हमारा सीएचएसएल क्लियर हो गया था, बट मैंने अभी ज्वाइन नहीं किया और आगे मैं उसमें जाना भी नहीं चाहता था। बस ऐसे ही दिन यूपीएससी की प्रिपरेशन कर रहा था तो मुझे लगता था कि अपने नॉलेज को चेक करते रहना चाहिए। सो मोटिवेशन कहाँ से आया कि मतलब देखो आप अभी जॉब भी आपने छोड़ रहे हो मतलब सिलेक्शन के बाद भी, तो इतना मोटिवेशन कहाँ से आया? क्योंकि सर मैंने पढ़ने के साथ साथ पढ़ाई भी करता हूँ और जैसा कि आपको पता है मैंने अभी कोचिंग भी ज्वाइन किया हुआ था, बट राइट नाउ मैंने ये फील किया कि पैसे तो मैं कभी भी कमा सकता हूँ, पैसे कभी भी कमाया जा सकता है, लेकिन जो प्रेस्टीज है और जो प्राउड है, जो कि हम नॉर्थ ईस्ट बैकग्राउंड से आते हैं तो वहाँ पे बहुत बड़ी चीज़ है हमारे लिए पैसा कम कमाया चलेगा, लेकिन जो प्रेस्टीज है, जो प्राउड है, जो पेरेंट्स फील करते हैं, वो चीज़ बहुत ज़्यादा मुझे इस फील्ड में लाने के लिए मजबूर करती है। ओके, सो आप फर्स्ट टाइम जब ओल्ड राजेंद्र नगर साइड आए होगे, दिल्ली आए, तो वो कैसा एक्सपीरियंस था? सर मुझे बहुत डर था फाइनेंशियली प्रॉब्लम को लेकर के, बिकॉज मैं फाइनेंशियली गुड अभी भी नहीं हूँ, स्टेबल नहीं हूँ मतलब। तो डर में ये था कि क्या रेंट होगा, कैसे क्या होगा। जैसे कि यहाँ पे राजेंद्र नगर की अगर मैं बात करूँ तो राजेंद्र नगर में चाय समोसे से लेकर के हर चीज़, जो भी चीज़ें हैं, बुक्स वगैरह हो गई, चाहे आपकी ग्रोसरीज हो गई, हर चीज़ अदर जगह से काफ़ी महंगी है यहाँ पे। तो उसको मैनेज कर पाना, और जैसे कि बहुत सारे क्लासेस होती हैं, अपना टाइम टेबल उसको भी मैनेज कर पाना, ये काफ़ी टिपिकल काम है। तो जैसा मैं सोचा नहीं था वैसा ही यहाँ पे हुआ। ठीक है, जो मैं सोच के आया था कि काफ़ी यहाँ पे अच्छा इन्वायरमेंट मिलेगा जो कि हमें मोटिवेट करेगा, तो इन्वायरमेंट तो कुल मिला जुला करके अच्छा है, लेकिन यहाँ पे अगर देखा जाए तो डिस्टर्बेंस माहौल काफ़ी ज़्यादा है, क्योंकि यहाँ पे अलग अलग बैकग्राउंड के लोग आते हैं और अधिकतर लोग जो है बहुत बड़े लेवल से आते हैं। राइट, ठीक है, तो बड़े लेवल से आते हैं तो उनके बड़े बड़े शौक़ होते हैं। यहाँ पे थोड़ी सी फ्रीडम ज़्यादा है, यहाँ पे मकान मालिक बच्चों के साथ ज़्यादा इंटरेक्शन नहीं रखता, तो बच्चे यहाँ पे भरपूर एंजॉय करते हैं। उससे क्या होता है कि एक मिडिल क्लास फैमिली का बच्चा आकर के उनके इन्फ्लुएंस में अपना समय बर्बाद कर देता है। ओके, सो आप अपनी जब आप दिल्ली आए फिर आपने कोचिंग वगैरह कैसे सिलेक्ट किया, ज्वाइन करने का सोचा कि ये कोचिंग ज्वाइन करना है? जैसा कि मैं पहले से ही पढ़ाता हूँ और टीचर भी हूँ एक स्टूडेंट के साथ साथ, तो मैंने एक चीज़ फील किया कि मुझे एक अच्छा वर्क कल्चर चाहिए। वर्क कल्चर से क्या होता है, टीम मजबूत होती है। अगर एक टीचर गया भी तो उसका कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो एक जो ब्रांड था वो था बाजीराम एंड रवि। तो मैंने सोचा कि बाजीराम रवि से मुझे क्लासेस लेनी है, ये जानते हुए कि सारे टीचर इस बार वहाँ से चले गए हैं। बट मुझे इतना विश्वास था कि जो ब्रांड होता है और जहाँ का वर्क कल्चर बढ़िया होता है, क्योंकि यूपीएससी एस्पिरेंट टीचर से नहीं बनता है, उसको आप बढ़िया से मटेरियल दे दीजिए, कंटेंट दे दीजिए, उसको ये बता दीजिए कि आपको ऐसे पढ़ना है। ठीक है, और बाजीराम में टीचर्स में डाइवर्सिटी बहुत ज़्यादा है, जो कि मुझे बहुत अच्छा लगता है। और बाजीराम में एक और मुझे स्पेशल चीज़ देखने को मिली कि यहाँ पे एक साथ एक सब्जेक्ट स्टार्ट नहीं होता, एक साथ लगभग सारे सब्जेक्ट स्टार्ट हो जाते हैं। जैसे आज इकोनॉमिक्स हो गई, कल हिस्ट्री हो सकती है, एथिक्स हो सकता है। तो लगभग कोई मतलब फिक्स नहीं है कि एक हिस्ट्री खत्म हो जाएगी या मॉडर्न खत्म हो जाएगा तो एंशिएंट या फिर मेडिएवल, कुछ भी कभी भी स्टार्ट हो सकता है। ओके,
अगर बात करी जाए फीस स्ट्रक्चर कितना लगा आपका? सर 1,65,000 रुपये तो वन टाइम पेमेंट होता है, जो कि एक बहुत मिडिल क्लास फैमिली के लिए है भी, और उसको दे पाना वन टाइम में ये काफ़ी ज़्यादा चैलेंजिंग टास्क था, क्योंकि वहाँ पे कोई इंस्टॉलमेंट नहीं है। आपको वन वे में देना है, एक बार में आपको पूरा पेमेंट देना है। तो ये काफ़ी। आप क्या स्ट्रेटजी बना रहे हो अभी पढ़ने के लिए? सर जैसे कि अभी हमारे सिलेबस ख़त्म हो रखे हैं, तो अभी ये कि अपना सिर्फ खाना है और पढ़ना है, सिर्फ यही 2 शेड्यूल है। और जैसा कि 24 घंटे में से मैक्सिमम जितना पढ़ सकते हैं, जब तक आंखें ना धोखा देने लगे कि हाँ बेटा अब सो जाए। क्या शेड्यूल, क्या स्लॉट बनाते हो? जैसे सर कौन सा सब्जेक्ट पढ़ रहे हो ऐसे? जैसे मैंने 5-5 घंटे का स्लॉट बना रखा है, 15 घंटे का। तो 5 घंटे में अपनी इकोनॉमिक्स चलती है, 5 घंटे हिस्ट्री चलती है, 5 घंटे ज्योग्राफी। इसी को अगले दिन चेंज कर देता हूँ, तो 5-5 घंटे के 3 स्लॉट हैं। अब वो 3 स्लॉट का टाइमिंग फिक्स नहीं है, सिर्फ खाने का टाइम है, और अगर कुछ और भी कर सकता हूँ, जैसे बाहर जा रहा हूँ 5-10 मिनट के लिए चाय पीने के लिए, उसके अलावा जितना भी टाइम है वो सिर्फ इसी में डेडिकेटेड होता है। तो कोई हर एक घंटे का टाइम टेबल तो मैं बना नहीं रखा हूँ, क्योंकि अब पेपर नज़दीक आ गया है, तो ज़्यादा से ज़्यादा MCQ सॉल्व करना। तो इस समय तो जितना प्रीलिम्स पे अपन फोकस कर सके, दैट विल बी बेटर फॉर अस। सो क्या स्ट्रेटजी फॉलो कर रहे हो आप अपने प्रिपरेशन के लिए? स्ट्रेटजी में जैसे आप किस तरीके से जानना चाहते हैं, बुक को लेकर के? ओवरऑल स्ट्रेटजी की आप किस तरीके से सिलेबस को कंप्लीट करते हुए चल रहे हो? सिलेबस जैसे सर कि NCERT जो है, तो NCERT मैंने पहले ही कवर कर रखा था। NCERT के अलावा जो कोचिंग के मटेरियल्स हैं और जो कोचिंग के क्लास नोट्स है, पहले मैं उसको कोप अप करता हूँ। उसके बाद में कोई बुक लेता हूँ, जैसे हिस्ट्री पढ़ रहा हूँ, मॉडर्न हिस्ट्री पढ़ रहा हूँ, तो पहले मैं क्लास नोट्स पढ़ूंगा, क्योंकि वो टीचर का डिलीवर किया हुआ है, वो अभी मेरे दिमाग में है। किताबें बोलती नहीं हैं, लेकिन किताबों को सोचने के लिए भी बैकग्राउंड चाहिए होता है। तो वो मॉडर्न जैसे पढ़ रहा हूँ, तो मॉडर्न के पहले मैं नोट्स पढ़ता हूँ, फिर सर के मॉडर्न्स की जो बुक है यहाँ पे उसको पढ़ता हूँ। जैसे मॉडर्न में आपकी स्पेक्ट्रम आती है हिस्ट्री में, तो पहले मैं उसको ख़त्म करता हूँ। उसके बाद जो MCQs हैं उसके वो करता हूँ, और जो मेंस आंसर राइटिंग है वो हमारे पोर्टल पे आते रहते हैं क्वेश्चंस, तो उसको डेली बेसिस पे 5 क्वेश्चन हो गया, 7 क्वेश्चन हो गया, किसी दिन 4 क्वेश्चन भी हो जाता है, किसी दिन मन भी नहीं करता है देने का, तो अपन स्किप भी कर देते हैं। जो आपने बताया अभी NCERT का, तो सारे NCERT आपने पढ़े हैं, कुछ छोड़ दिए? नहीं सर, NCERT तो मैंडेटरी है, ठीक है। NCERT इसलिए मैंडेटरी नहीं है कि उसको पूछा जाएगा, वो आपके बेस को बहुत ज़्यादा डाइवर्सिफाई करेगा, कि जब टीचर क्लास में वो शब्द यूज़ करेगा तो आपको एक तो पहले मोटिवेशन मिलेगा कि हाँ ये कहीं सुना हुआ हूँ। ये सबसे बड़ा NCERT को पढ़ने का ट्रैक रिकॉर्ड है, राइट। कि अगर आप इसको आप पढ़ते हो NCERT को, तो आपको ये लगेगा कि हाँ ये मैंने पढ़ा हुआ, एक मोटिवेशन रहेगा। और नहीं तो जब क्लास में सुनेंगे या जब इस लेवल पे आकर के कोई बड़े लेवल की बुक पढ़ोगे, तो आपको क्या लगेगा कि मेरा तो बेसिक क्लियर नहीं है, तो फिर आप वापस पीछे जाओगे। तो अच्छा यही है ना कि आप उधर से आओ, तो आपका बहुत बड़ा बेस बनते चला जाएगा। पीछे जाओगे तो टाइम लॉस होगा। सो जैसे कि आप जब पढ़ते हो रेगुलर, तो कभी कभी जैसे आलस सा आता है, जैसे आपने अभी बताया कि आंख धोखा ना दे, तो जैसे कि कभी कभी होता है कि आलस सा लगने लग जाता है, तो उस बीच क्या करते हो स्टडी को रीबैक करने के लिए या फिर दोबारा से सिटिंग पोजीशन बनाने के लिए? जैसे सर किया कि मान लीजिए मैंने 2 घंटे पढ़ा, तो नो डाउट जो होता है गैप ज़्यादा मेंटेन नहीं हो पाता है, जो कि एक गैप मेंटेन होना चाहिए। जब पढ़ते रहते हैं तो हम बुक्स में से और अपने आँख दोनों के बीच में ज़्यादा गैप ना होने की वजह से नींद जल्दी आ जाती है। तो अपन क्या करते हैं कि थोड़ा सा दूरी बना के पढ़ते हैं। अदरवाइज़ फिर भी आंखें दर्द कर रही हैं तो तुरंत रूम से बाहर गया, थोड़ा टहल के आया, चाय पी के आया, ठीक है, लेकिन ज़्यादा गैप नहीं। अगर आपने एक स्लॉट से दूसरे स्लॉट के बीच में आधे घंटे का भी गैप कर दिया ना, तो आपका अगला स्लॉट खराब जाने वाला है। सो जैसे बात करें, अभी आप ऑनलाइन और ऑफलाइन में कन्वर्ट हो रहे हो, ऑफलाइन से ऑनलाइन में, तो क्या प्रॉब्लम आ रही है कोचिंग? सर ये शुरुआत में हमें लगता था कि ऑफलाइन बेटर रहेगा, और हमने ऑफलाइन के लिए ही फीस दी थी, ऑनलाइन के लिए तो हमने फीस ही नहीं दी थी। तो हमने जब ऑफलाइन किया तो 1-2 महीने बाद हमें लगने लगा कि ऑनलाइन में टाइम सेविंग है, और टीचर एक जो शौक होता है ना कि पैसे दिए तो क्लास में बैठेंगे, क्लास में बैठ के जो फीलिंग आती है, तो वो फीलिंग 1 महीने में बच्चा ले लेता है फिजिकल क्लास का। बाकी ऑनलाइन में ऑफलाइन में कंटेंट का कोई बड़ा डिफरेंस नहीं होता है। ऑनलाइन में ही थोड़ा से आपके डाउट्स रह जाते हैं
क्योंकि आप डाउट क्लियरेंस पोर्टल भी है बनाए गए हैं, तो पोर्टल पे बहुत सारे बच्चे करेंगे तो कहाँ से टीचर आंसर दे पाएगा। टीचर को क्लास भी लेने हैं, कंटेंट भी तैयार करना है, तो वहाँ पे थोड़ा सा डाउट को लेकर के बड़ा इनकन्वीनियंट है। ओवरऑल देखा जाए तो सब सही है। सो मेजर चैलेंजेस क्या लगते हैं स्टूडेंट्स के यहाँ पर प्रिपरेशन में? सर अगर मैं बात करूँ मेजर चैलेंजेस जो है, पहला है वो ये है फाइनेंशियल चैलेंज जो है, ये सबसे बड़ा चैलेंज है। क्यों? क्योंकि आप जब तक मेंटली फ्री नहीं है ना, तब तक आप कोई चीज़ पढ़ नहीं सकते। क्योंकि यहाँ पे हर चीज़ पैसे से है, पानी भी पैसे से आता है, हर चीज़ पैसे से। मकान मालिक को रेंट देना, बुक्स चाहिए, ऑप्शनल की क्लासेस अलग से 1,65,000 देने के बाद भी हमें 55,000 रुपये और देने हैं, फिर CSET को लेकर के। तो पहली बात कि आप फाइनेंशियली फ्री हैं, तो पहला मेजर चैलेंज खत्म हो गया। राइट। दूसरा चैलेंज है डिस्ट्रैक्शन। डिस्ट्रैक्शन यहाँ पे बहुत ज़्यादा है, यहाँ पे शौकीन लोग ज़्यादा हैं क्योंकि बड़े बड़े घरों से आते हैं, तो उसको आप कंपेयर ना करें तो बेहतर होगा। अब हालांकि उसी सोसाइटी में रहते हैं, दिन भर वहीं देखते हैं, तो कहीं ना कहीं वो चीज़ें इम्पैक्ट करती हैं। राइट। तो एक तो ये चैलेंज है। थर्ड चैलेंज जो है अगर मैं बात करूँ वो है सिलेबस। सिलेबस को कोप अप कर पाना 1 साल में, 1.5 साल के अंदर में, क्योंकि सिलेबस डाइवर्स तो है ही ज़्यादा, लेकिन उसको कैसे कंपाइल करें, क्योंकि एग्ज़ाम में तो लिमिटेड वर्डों में लिखना होता है, तो कहीं ना कहीं उसको लिखने के लिए आपको बहुत ही कॉन्साइज होना पड़ेगा। जैसे अगर आपको 10 लाइन बोलनी है तो उस 10 लाइन के लिए आपको 3 वर्ड सोचना है। ओके, सो आपने अभी अब तक अपनी प्रिपरेशन कितनी % कंप्लीट कर ली होगी, जैसे 2022 में देने वाले हो? सर मैं 22 में देने वाला हूँ, उसके लिए हमारी जो प्रिपरेशन है वो 60% के आसपास, सिलेबस भी ख़त्म हो रखा है। जहाँ तक मेरी बात है तो मैं 45-50 के आसपास तक पहुँचा हूँ, क्योंकि मैं थोड़ा सा स्लो लर्नर हूँ। ओके। चीज़ों को डाइवर्स फॉर्म में इतनी जल्दी से नहीं सीख पा रहा हूँ मैं अभी, जो कि UPSC के लिए सबसे पहली शर्त यही है, और वो प्रैक्टिस के साथ आएगी। जैसा मैंने टीचर से डिस्कस किया था तो उन्होंने कहा था कि इट विल टेक टाइम। ओके। सो न्यूज़पेपर को आप नॉर्मली कितना पढ़ते हो, कितना टाइम? न्यूज़पेपर सर देखा जाए तो ये है, अगर बॉय है तो उसके लिए गर्लफ्रेंड की तरीके से होती है, अगर ऐसा मान के चले तो ये बहुत ज़्यादा फ्रूटफुल रहेगा, क्योंकि न्यूज़पेपर आपके सिलेबस को 40% कवर करता है। मैं बोल रहा हूँ 40%। ओके। मतलब आप कुछ पढ़ते भी नहीं हो और आप सिर्फ न्यूज़पेपर भी पढ़ रहे हो, ठीक, और उसको समझ पा रहे हो, एनालाइज कर पा रहे हो, तो मतलब 40% आप सिलेबस के टच में हो। वो आपके टच में है, क्योंकि उसमें एक ही टॉपिक बार बार भी रिपीट होता है। तो आप जैसे कोई आर्टिकल आ जाया, कोई आर्टिकल आ गया, जैसे अभी कैडर को लेकर के, IAS कैडर को लेकर के न्यूज़ में आ रहा है, तो वो पेपर में 3 दिन तक 4 दिन तक लगातार आते रहता है, तो वो क्या हो जाएगी, दिमाग में छप जाएगी, रिवीजन भी हो गया ना। उस तरीके से आप कभी भी 2 बार न्यूज़पेपर नहीं पढ़ेंगे आप, लेकिन 2 दिन न्यूज़पेपर पढ़ेंगे तो 2 बार रिवीजन तो जरूर होगा। तो न्यूज़पेपर बहुत। जो आप नोट्स बनाते हो तो वो कैसे बनाते हो और फिर उनका रिवीजन कैसे करते हैं? देखिए, न्यूज़पेपर से नोट्स बनाने के लिए जैसे है 2 तरीके से बनाया जाता है। एक PT पॉइंटर्स प्रीलिम्स के लिए, जैसे कोई प्लेस आ गया, ठीक है, वो प्लेस किस लिए फेमस था, ठीक है, कोई पर्सनालिटीज़ है तो पर्सनालिटी किस लिए फेमस है, तो एक तो PT पॉइंटर होता है। एडिटोरियल से आर्टिकल तैयार किया जाता है, तो एडिटोरियल्स में जो चीज़ आपको अच्छा लगे वही लिखना। अब देखो दिक्कत क्या होता है इसमें कि हम सब सोचते हैं, जैसे कि जो अभी स्टार्टअप करेंगे, जो स्टार्ट करेंगे, वो ये सोचते हैं रोज़ रोज़ पेपर से उतना बड़ा बड़ा पेज में आर्टिकल दिया रहता है, कैसे करेंगे। आपको ये नहीं पता है कि वो चीज़ रिपीट हो रही है पिछले 3-4 दिन से। राइट। तो आपको 3-4 दिन नहीं बनाना है, सप्ताह में ज़्यादा से ज़्यादा आपको 3 आर्टिकल एडिटोरियल से मिलेगा, 3 या 4 मैक्सिमम, 7 नहीं मिलेगा। डेली एक नया नया एडिटोरियल आर्टिकल नहीं आएगा, वो रिपीटेड आता है। राइट। तो हेक्टिक नहीं होना है इसमें। जो रिवीजन है वो आप मंथली करते हो, वीकली करते हो, कैसे करते हो? रिवीजन तो बहुत डेली है, जैसे डेली करना है आपको। फॉर एग्जांपल जैसे अभी कुछ पढ़ा या क्लास लिया तो क्लास के बाद खुद से पढ़ना है उसको। ओके। एक रिवीजन ये हो गया। थर्ड रिवीजन जैसे अभी टेस्ट पेपर चल रहे हैं, हम लोगों के मॉक टेस्ट चल रहे हैं, तो उसमें जो जो टॉपिक आते हैं उसको अपन पढ़ते रहते हैं। रिवीजन के लिए आपको सुबह में 2 घंटे अलग से टाइम मैंने निकाल रखा अपना, कि रिवीजन तो करना ही करना है। राइट। हाँ, तो ये रिवीजन इसी तरीके से करते हैं। सो आप बोल रहे थे कि कंटेंट कम रखना है, बुक्स वगैरह कम रखना है, सो ऐसी चुनिंदा बुक्स जो हर स्टूडेंट को पढ़नी चाहिए आप रिकमेंड करना चाहोगे? देखिए सर, जैसे अगर मैं बात करूं बुक्स की, तो मैं बुक्स में ज़्यादा विश्वास भी नहीं रखता कि ज़्यादा बुक्स पढ़ने से सिलेक्शन होगा। ये हर एस्पिरेंट आपको बताएगा और हर जो सक्सेसफुल आदमी इस फील्ड में वही आपको बताएगा। और ज़्यादा बुक पढ़ने के लिए टाइम भी नहीं है। राइट। अगर हम ज़्यादा बुक खरीद भी लें तो हम ज़्यादा बुक पढ़ नहीं पाएंगे। और कुछ बुक्स जो होते हैं
वो कुछ ही स्पेशल टॉपिक के लिए होते हैं, तो उसके लिए आप पूरा बुक पढ़ेंगे। आपको यूपीएससी में 100 में 100 थोड़ी ले आना है, आपको यूपीएससी में 100 में 100 नहीं ले आना है। 2025 में से आपको 1200 भी आता है तो 1200 में आपका सिलेक्शन हो गया ना, आपकी पहली दूसरी रैंक आ गई। आप ये क्यों सोच रहे हैं कि 2025 में से 2025 नंबर लाने हैं? वो कभी आप ला भी नहीं सकते हो ना, आपको उतने देंगे, क्योंकि उनकी भी सेल्फ रिस्पेक्ट है कोई। तो हम ये सोच लेते हैं ना कि ज़्यादा आ जाएगा, ये हो जाएगा, ऐसा कुछ नहीं होता है, ठीक है, क्योंकि आप इतने सब्जेक्ट को लेकर के मैनेज कर पाने काफ़ी टिपिकल काम है। तो मैं एनसीईआरटी पढ़ता हूँ, क्लास नोट्स पढ़ता हूँ। जैसे हिस्ट्री के लिए हो गया तो हिस्ट्री के लिए मैंने मॉडर्न स्पेक्ट्रम ले रखा हुआ है, पॉलिटी के लिए लक्ष्मीकांत है अपने पास, ठीक है। तो ये जो रेगुलर बुक जो यूज़ करते हैं, जो हर एस्पिरेंट जानता है, कोई अलग से मैंने बुक नहीं खरीद रखी है। और बुक का ज़्यादा फ़ायदा होगा या नहीं होगा वो तब पता चलता है जब आप क्वेश्चन सॉल्व करते हो। अगर आप जैसे मैं कम बुक पढ़ा हूँ, जब मैं क्वेश्चन प्रीलिम्स के सॉल्व करता हूँ तो मेरे को हो जाता है, तो मेरे को नहीं लगता कि कोई स्पेशल बुक पढ़ना पड़ेगा। मेंस के लिए योजना ज़रूरी है, ठीक है। साइंस रिपोर्टर मैगजीन आती है, अलग अलग सब्जेक्ट, साइंस रिपोर्टर साइंस के लिए आती है, योजना आपको बहुत जरूरी है, तो मेंस का पार्ट हो जाता है। उसकी एक अलग ही स्ट्रेटजी, अलग ही दुनिया है। प्रीलिम्स में आता है तो आता है, नहीं आता है तो फिर नहीं आता है। ओके, सो अगर हम बात करें आपका इधर मंथली बजट कितना पड़ जाता है, रूम रेंट हो गया, फूड वगैरह? सर अगर देखा जाए ओवरऑल तो 15,000। ओके, 15,000। ये मैं सोच के ऐसा आया नहीं था, जैसा मैंने आपको शुरुआत में बताया कि मेरी एक्सपेक्टेशन थी कि 6-7 हज़ार का रूम मिल जाएगा, उसके बाद 3,000 खाने का और 3,000 कॉपी किताब इन सब चीज़ों को लेकर चला जाए, तो उससे कहीं ज़्यादा चीज़ें यहाँ पे मुझे पे करनी पड़ी। और जैसे कि जो हर कॉपी किताब की जो अगर बात की जाए, जैसे मैं ये सोच के आया था कि कॉपी किताब यहाँ पे काफ़ी सस्ती मिलेगी, क्योंकि यहाँ पे सप्लाई ज़्यादा है। आपको यहाँ पे बहुत सारे बुक्स मिल जाएंगे, बहुत सारे शॉप मिल जाएंगी, लेकिन अब यहाँ पे एक अलग ही परसेप्शन बन रखा है कि बुक सस्ती होने के बजाय बुक में जो एमआरपी से जो वेटेज होता है उन्होंने थोड़ा बढ़ा रखा है, क्योंकि उनको पता है कि हाँ बच्चा बुक पे तो नहीं सोचेगा। अगर एक बच्चा बुक की शॉप पे आया तो बुक के बारे में तो ज़्यादा पैसों को लेके नहीं सोचेगा, वो उसको लेना है, चाहे जितनी महंगी है वो लेगा तो लेगा ही लेगा। तो उन्होंने अपना मार्जिन बढ़ा रखा है, इसलिए यहाँ पे प्राइसेस हर बुक की अगर मुखर्जी नगर से कंपेयर करें या किसी और जगह से तो आपको 5-10% 20% एक्स्ट्रा ही मिलेगा। राइट। सो लास्ट में कोई मैसेज जो एस्पिरेंट दिल्ली में आके पढ़ना चाहते हैं? देखिए, जितने भी हमारे भाई लोग हैं जो प्रिपरेशन करना चाहते हैं या जो कर रहे होंगे, उनको एक चीज़ जान लेना चाहिए कि अगर आपको पढ़ना अच्छा लगता है ना तो आप यूपीएससी मटेरियल है। पढ़ना अच्छा लगता है तो, अगर आप पढ़ना अच्छा नहीं लगता, सिर्फ आपको सिलेक्शन लेना है या कुछ ऐसा करना, वो पापा ने बोला है, मम्मी ने बोला है, तो आप नहीं कर सकते। पढ़ना अच्छा लगना चाहिए आपको, सब्जेक्ट से प्यार होना चाहिए। ऐसा नहीं कि सिर्फ हिस्ट्री मेरे को बहुत अच्छे से आती है, कि उससे सिलेक्शन तो सबसे आनी है ना। तो आपको एक चीज़ चाहिए, पढ़ना अच्छा लगना चाहिए, तो हर एस्पिरेंट कर सकता है, हर बंदा कर सकता है, वो किसी बैकग्राउंड से हो। ओके, हाँ। ओके, सो गाइस आपने देखा कि भैया ने अपनी डिटेल में जर्नी को आपके साथ शेयर किया, और भैया यूट्यूब पर पढ़ाते भी हैं साइंस से रिलेटेड, तो उनके जो चैनल का लिंक है वो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। सो आई होप कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी, तो इस वीडियो को लाइक करें। अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, एंड आपके जो भी क्वेरीज होते हैं आप हम इंस्टाग्राम एंड फेसबुक पर मैसेज कर सकते हैं। इन सभी के लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन। जय हिंद।